कहते हैं अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है, और इसी बात को सच कर दिखाया है एमपी के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र ने, जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट डीयू, जेएनयू और आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, बावजूद इसके प्रथम प्रयास में सिर्फ 22 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को क्लियर कर दिखाया है। आइए जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने संघर्ष के सफर को मंजिल तक पहुंचाया। तो एक वजह तो मैंने जैसे ही पीडीएफ आया तो मैंने पीडीएफ खोला अपने सेम लैपटॉप पे, जैसे मैंने मेंस का रिजल्ट देखा था, प्रीलिम्स का रिजल्ट, मैंने उसी लैपटॉप में अपना रिजल्ट देखा। मैंने पहले डाला, मेरा ये मानना था कि भले ही 748 रैंक आ जाए लेकिन होली पीडीएफ में नाम आना चाहिए। मैंने ये उसमें डाला, एम डाला, आर आई, फिर अपने आप सामने नाम फ्लैश हो गया। अच्छा, कैसा लगा फिर आपको? मतलब मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब 22 साल की उम्र में पहले प्रयास में। डेफिनेटली लगता है, लोगों को लगता था कि दतिया में आज तक के लोग 30 साल के जाते हैं, 32 साल के जाते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब वो मिथ मैंने थोड़ा 22 साल की उम्र में कि भाई कोई हमारे बीच का बच्चा 22 साल की उम्र में आईएएस बन गया तो हमें तो कोई बन सकता। और मेरी खुशी की बात यह है कि मैं अब दतिया जब जाता हूँ अपने घर तो वहाँ से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। मुझे लगता है कि हमारे बीच में से ही ये हैं। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ मृदुल सिभारे सर है। सर सिर्फ 22 साल की उम्र में इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी, सब कुछ में बात। सब लोग अंत तक बने रहे और नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसे आप लोग ज्वाइन करके डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का और मुझे आप स्ट्रेटजी शेयर करने का, जो आज में तैयारी कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताइए सर कुछ। जैसे कि मेरा नाम मृदुल सिभारे है, मुझे 247 रैंक प्राप्त हुई है। मैं दतिया जिले का हूँ मध्य प्रदेश में, और मेरी जो स्कूलिंग दतिया से ही हुई है। फिर मैंने बीए किया है एक छोटे से अरिहंत कॉलेज इंदौर में है, जो बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में, जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। मेरा प्रथम प्रयास था यूपीएससी में और फॉर्चुनेटली मेरा पहले प्रयास में हो गया है। ये काफ़ी फॉर्चुनेट बात है। सर कब आपको मन में आया कि इस एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए, सिविल सर्विसेज का? जब मेरी 12वीं हुई तो मुझे आईआईटी में दाखिला करने का मौका मिला, लेकिन मैंने पाया कि जनरली अगर मैं बीए करूँगा तो मुझे जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में। तो 12वीं के बाद ही मैंने ठान लिया था कि मुझे सिविल सेवा ही बनना है और आईएएस ही बनना है। तो मैंने फिर बीए किया। बीए का कारण ही सिर्फ आईएएस की परीक्षा था, तो मैंने 12वीं का ठान लिया था कि मुझे सिविल सेवा बनना है और मैंने बीए किया। इस कारण से मुझे बीए किया। जी सर, कई सारे एस्पिरेंट होते हैं जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में कई वर्षों तक इनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ये लोग। क्या वजह होती है सर? उसके 2-3 कारण मैंने आइडेंटिफाई करे हैं अपनी जर्नी के दौरान। कि पहले तो वो पढ़ते हैं जो कोचिंग वाला पढ़ाते हैं, ना कि वो पढ़ते हैं जो यूपीएससी पूछते हैं। जी जी, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जी जनरली मैंने एग्जाम्पल देना चाहूँगा इस विषय में कि कोचिंग वाले पूछते हैं कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है प्रीलिम्स की अपनी टेस्ट सीरीज़ में। यूपीएससी पूछता है कि एक्स बॉडी है, वो स्ट्रेटेचरी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बॉडी है। तो यूपीएससी की परीक्षा में और कोचिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वो कोचिंग का पढ़ते हैं, ना कि यूपीएससी जो पूछते हैं वो पढ़ते हैं। सेकेंडली वो जो बेसिक्स को छोड़ते हुए अपर चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि लक्ष्मीकांत, मृणाल के नोट छोड़ के पढ़ते हैं कि करंट में क्या चल रहा है। यूपीएससी पूछता है मतलब बेसिक्स से, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे वो पूछते हैं व्हाट इज स्टेट, तो ये सब चीज़ें कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती। आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स के, एनसीईआरटी में क्या है, लक्ष्मीकांत में क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, सब चीज़ें कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप बेसिक्स को छोड़ते हुए अपर चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई कभी दिक्कत आ जाती है। तो मेन गेम है अप्रोच का। अप्रोच अगर गलत हुई शायद आपका नहीं हो सके। कभी कभी लक का भी थोड़ा मैटर होता है, मैं कहूँगा। जी जी सर, प्रीलिम्स की कुछ स्ट्रेटजी बताइए आप। प्रीलिम्स के लिए मैं पहले कहूँगा, पहले तो आप करिए आरएनडी और पीवाईक्यू से। मैंने किया था, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो क्वेश्चन नंबर फिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लाइक पॉलिटी 16 to 18, सेम फॉर द इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट प्लस मिडिवल 10 क्वेश्चन, 5 to 7 फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, 20-25 क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। अगर आपने कर लिया आइडेंटिफाई, मैप कर लिया कि इतने क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, तो आप फिर देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के सोर्सेज फिक्स्ड हैं। लाइक लक्ष्मीकांत नोट्स हैं मृणाल के फिक्स हैं पॉलिटी इकोनॉमी के लिए, स्पेक्ट्रम फिक्स्ड है। डेट मीन्स आपके 40 क्वेश्चन सिक्योर है। आप बढ़ाइए अपनी इन पे एक्यूरेसी, मतलब आपके 80 नंबर फिक्स्ड हैं, आने ही आने, अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे सही सब्जेक्ट की। अब बात रही 15-20 नंबर की, 100 नंबर लाने के लिए, तो आप टॉपिक आइडेंटिफाई करिए। एनवायरमेंट के कौन टॉपिक पूछे जाते हैं यूपीएससी में? 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, बॉडीज़, कन्वेंशन, एक्ट, एक्सेट्रा मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। प्लस स्पेक्ट्रम पढ़िए आप। तो दिक्कत कहाँ आती है? जब लोग पढ़ते हैं जिसके सोर्सेज अनसर्टेन है। लाइक अगर क्वेश्चन आ गया 5 आर्ट एंड कल्चर, तो वो घबरा जाते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, वो सीसीआरटी से पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं।
भाई उसके सोर्सेज अनसर्टेन है, पता नहीं अगला पेपर बदल जाएगा। साइंस एंड टेक फिक्स नहीं है, जो फिक्स्ड है उसको आप बढ़ाइए ना एक्यूरेसी, उस पर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप। तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि इन पर एक्यूरेसी बढ़ाई अपनी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट पे, और मेरे 60 क्वेश्चन मुझे उसी से मिल गए। तो आप बढ़ाइए एक्यूरेसी, ना कि अपना ब्रेथ बढ़ाइए स्टडी का, वो मैं नहीं मानता हूँ उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। मेंस के बारे में कुछ बताइए कि नए एस्पिरेंट जैसे कि आते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है कैसे आंसर राइटिंग की शुरुआत किया जाए या क्या किया जाए। देखिए मेंस के लिए पहले तो जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है उसको आप पढ़िए अच्छे तरीके से, क्योंकि यूपीएससी कभी पूछता नहीं सिलेबस के बाहर। तो आप सिलेबस को पढ़िए, आप प्लीज़ आइडेंटिफाई करिए कि किस पॉइंट के कौन से सोर्स से एप्लीकेबल होंगे। आपने अगर बेसिस किया है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न की नोट्स, इकोनॉमी की है, आईआर की है, तो आप पाएंगे कि जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन का नोट्स बनाइए आप, रोल ऑफ एनजीओ, सिविल सर्विसेज, एसएचजी क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, तो आप इनके बनाइए आप नोट, जैसे मैंने नोट्स बनाए सारे। और फिर बात रही आंसर राइटिंग की, तो आपका होना चाहिए बेंच मार्क कि आप तैयारी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो सपोज आपने आज एक्स टॉपिक पढ़ा, रूल ऑफ सिविल सर्विस पढ़ा, तो क्या आप उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर कर पा रहे हैं। यदि आपका आंसर है हाँ, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि ना तो आपको जहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपका होना चाहिए एक ही बेंचमार्क बस तैयारी का, कि आपने आज एक चीज़ पढ़ी, उसके आधार पे आप पहले क्वेश्चन जवाब दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसमें लिटमस टेस्ट। रही बात आंसर राइटिंग की, तो मैं कहूँगा कि यूपीएससी क्वेश्चन मांगते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ आइडियाज़। ऐसा नहीं है कि आज आपने पॉलिटिकल लिया तो आप पॉलिटिकल आंसर लिख देंगे, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम से। सपोज क्वेश्चन आया पीआरआई एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तो अकेला 243 आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहे हैं सोसाइटी का इशू क्या है, जस्टिस का इशू क्या है, गवर्नेंस का इशू क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का इशू क्या है, और पॉलिटी का इशू क्या है। आपको सब चीज़ें लिंक करनी पड़ेंगी इस आंसर में। तो अगर आपको चाहिए अपने आंसर मल्टी डायमेंशनल थिंग चाहिए, तो आपको सब चीज़ें पहले कवर करनी होंगी ना। मेरा स्ट्रेटजी रहा है कि मैंने सिर्फ की है PYQs, ना कि कोई कोचिंग की टेस्ट में ज्वाइन नहीं करी आज तक। मैंने आंसर तभी लिखे तब मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी फुल प्रूफ है, सबके लिए एप्लीकेबल होगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा इनोवेटिव बनिए तैयारी के दौरान। आपको अपना ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करिए कि आप कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आज हो गया तो मैं बहुत ब्रिलियंट इंसान हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं IAS, तो आपको अपनी खुद स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इससे आप थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी से और टॉपर की स्ट्रेटजी से। इसको आप प्लीज़ कॉपी ना करें, मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे कि कई एस्पिरेंट होते हैं इतने उम्र होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, आप इतने कम उम्र में बन गए, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? उसका एक ही कारण है सर कि मैंने जो सिलेबस दे रखा है यूपीएससी का, मैंने उसकी प्रॉपर नोट्स बनाए थे एक एक पॉइंट के 4-4 पेज में, और उसके मैंने लिखे थे PYQs। मेरा कारण सिलेक्शन का ये है कि मैंने किसी कोचिंग के अंडर नहीं गया मैं कि कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि मुझे अच्छे से एक क्वेश्चन का याद है। मैं कुछ कोचिंग का टेस्ट सीरीज देख रहा था, उनको इंटरेस्ट है कि नागालैंड में इंसर्जेंसी क्यों होती है, यूपीएससी को इंटरेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या सिक्योरिटी इशूज़ हैं। लेकिन कोचिंग को इंटरेस्ट है नागालैंड में इंसर्जेंसी क्यों है, मणिपुर में इंसर्जेंसी क्यों, कि दे आस्क अबाउट स्पेसिफिक, यूपी आस्क अबाउट जनरल ट्रेंड, कि जनरल ट्रेंड क्या है नक्सलिज्म का, जनरल ट्रेंड क्या है इंसर्जेंसी का, टेररिज्म का ट्रेंड क्या है। इनको इंटरेस्ट है स्पेसिफिक्स में, यूपीएससी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ जाती है अप्रोच में उनकी। सेकेंडली मैं कहूँगा कि अब वो यूपीएससी जो है वो किसी रटे पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँगा क्वेश्चन आया रोल ऑफ एनजीओज़ के ऊपर, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को, तो जनरली लोग रखने डेफिनेशन क्या है एनजीओ की, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो कीवर्ड्स के माध्यम से, मान लो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास क्या है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है। तो आपको एक कीवर्ड जोड़ना है, सबका प्रयास होता क्या है। लाइक इंदौर में आपको बताया कि लगातार 5 साल इंदौर नंबर 1 आ रहा है क्लीननेस के। तो मैं आपके वीडियो को एक एग्जाम्पल साझा करना चाहूँगा यहाँ पर। जनरली हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं मैरिजेस में, इंदौर में 8 फेरे होते हैं। तो 8वां फेरा होता है क्लीननेस के लिए। देश को जनभागीदारी क्या होता है, सबका प्रयास क्या होता है। तो आपको अपने आंसर्स में ऐसे एग्जाम्पल कोड करने पड़ेंगे। यदि केस स्टडी जैसे इंदौर, दिल्ली में ही ऑटो पे लिखा है मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान, सबके लिए एक लाइन है, आपके लिए एक एग्जाम्पल है GS4 के लिए। तो आप प्लीज़ अपनी कीप योर आइज एंड ईयर ओपन कि आपको जहाँ से ना एग्जाम्पल कलेक्ट करने हैं, आपको केस स्टडी कलेक्ट करिए। तो मेरे टाइम पे अकाउंटेबिलिटी यात्रा हुई थी राजस्थान में, तो GS2 का एग्जाम्पल है। तो अखबार से आप ये पॉइंट ऐड करते रहें, रिपोर्ट, डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, केस स्टडीज़, ये ऐड करते रहिए अपने नोट्स में। और इनके आधार पे आप सोचिए कि मैं कैसे आंसर करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आप टेस्ट सीरीज तब लगाई तब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि लोग क्वेश्चंस को छोड़ते हुए, PYQ छोड़ते हुए वो करते हैं टेस्ट सीरीज़, तो शायद वहाँ कोई दिक्कत कभी कभी आ जाती है।
मैं कहना चाहता जैसा कि सर पीसीएस एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, हूँ। तो यूपीएससी में ऐसा क्या होता है सर? यूपीएससी में मैं कहूँगा कि उसके रूल ट्रेंड होते हैं। सपोज करो पहले आते क्वेश्चन के, मैं एग्जांपल के एक्स के फादर कौन थे, जी मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा जी हाँ कि एक्स के फादर कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन थे, वाई था, ए था, बी था, सी था। अब क्वेश्चन आएगा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्स के फादर ए थे, स्टेटमेंट नंबर 1, जी सेकंड स्टेटमेंट दूसरा आएगा। तो पहले क्वेश्चन आते थे ऑप्शनल के फॉर्मेट में, अब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा एलिमिनेट, जी तो उससे आप आंसर कर सकते हैं। सेकेंडली यूपीएससी भाषा फिक्स्ड है। अगर मान लो कोई आंसर आ रहा है गुड गवर्नेंस, पॉइंट आ रहा है गुड गवर्नेंस होगा, ऐसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, एम्पावरमेंट होगा, तो क्वेश्चन सही, वो स्टेटमेंट सही होगा। ऐसे ही मे नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, और मैं इसमें थोड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा फोरम आईएएस की वीडियोज़ का, उनके 8 वीडियोज़ हैं फोरम आईएएस के यूपीएससी यूट्यूब पे, द आर्ट ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स। उनने बताया कि यूपीएससी की भाषा शैली कैसी है क्वेश्चन पॉइंट पूछने की। तो उसके आधार पर मैंने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको समझना है कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, कल्चर क्या, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आप प्लीज़ पहले करिए, अच्छे से करिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लोगों से कि आप पहले करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आप इसकी टेस्ट सीरीज़ पे जाएँ, ना कि पहले टेस्ट सीरीज़ करें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएँ। मेरा ये मानना है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा सर, आपका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट का पूरा दिन कैसा रहा और किसने रिजल्ट देखा सबसे पहले? मेरा 19 तारीख को इंटरव्यू था, जी 27-28 को रिजल्ट आने की उम्मीद थी। जी तो हुआ क्या था कि अब 2 घंटे में आएगा, अब 6 घंटे में आएगा, अब रात को आएगा, तो 3 दिन नींद ही नहीं आई। लेकिन 30 तारीख को थोड़ा सा माहौल बन गया था टेलीग्राम के माध्यम से कि रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, आपको मतलब दिन में ही पता चल गया? हाँ, थोड़ा सा अंदाजा था कि रिजल्ट आने वाला है। आज थोड़ा सा मंडे था उस दिन। जी तो 1 बजा तो मैंने जैसे ही PDF आया तो मैंने PDF खोला जी अपने सेम लैपटॉप पे, जैसे मैंने मेंस का रिजल्ट देखा था, प्रीलिम्स का रिजल्ट, मैंने उसी लैपटॉप में अपना रिजल्ट देखा। मैंने पहले डाला, मेरा ये मानना था कि भले ही 748 रैंक आ जाए लेकिन होली PDF में नाम आना चाहिए। मैंने धीरे उसमें डाला, M डाला, RI, फिर अपने आप सामने नाम फ्लैश हो गया। अच्छा, कैसा लगा फिर आपको? मतलब मुझे लगा कि अब सब कुछ वर्थ इट है। जो पिछले साल के इतना फोबिया था कि छोटे शहर से सिलेक्शन नहीं होता है, बड़े कॉलेज से सिलेक्शन हो जाता है, या फिर अब क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया मुझे लगा सब कुछ वर्थ इट है। और आप सब जानते हैं, अगर मैं जैसे छोटे शहर से आता हूँ कि वहाँ इतने फ़ोन आना चालू हुए कि मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ बन चुका हूँ। अच्छा, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी खुशी की फीलिंग होती है सिविल, भारत में सिविल सेवा बनना। और मैं सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब 22 साल की उम्र में पहले प्रयास में डेफिनेटली लगता है, लोगों को लगता था कि दतिया में आज तक के लोग 30 साल के जाते हैं, 32 साल के जाते हैं, IAS नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब वो मिथ मैंने थोड़ा 22 साल की उम्र में कि भाई कोई हमारे बीच का बच्चा 22 साल की उम्र में IAS बन गया, तो हमें तो कोई बन सकता। और मेरी खुशी की बात यह है कि मैं अब दतिया जब जाता हूँ अपने घर, तो वहाँ से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं IAS की। उन्हें लगता है कि हमारे बीच में से ही ये हैं। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सका। अपना टाइम टेबल बताइए पूरे दिन का, कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या रहता था? देखिए, मेरी बात यह है कि मैंने कभी टाइम टेबल बनाया नहीं UPSC के लिए, क्योंकि मैंने कुछ बनाया था पहले लेकिन कहीं फॉलो नहीं हुआ। जी तो मुझे हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मेरा दिनचर्या मेरी ऐसी थी बेसिकली, सुबह से उठना, पहले पढ़ना था हिंदू, अच्छा 2 घंटे में हिंदू पढ़ना, उसके बनाना नोट्स एवर नोट में। एग्जाम्पल, मैंने कभी आर्टिकल्स के एग्जैक्ट पॉइंट सेट नहीं किए, उनकी केस स्टडी, एग्जाम्पल, रिपोर्ट मैंने अपने बना सके एवर नोट में शेयर कर दिया मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। फिर मुझे पढ़ना था अपना GS 2 प्लस ऑप्शनल, क्योंकि वो सब चीज़ें होती हैं ओवरलैप PSIR से, GS 2 प्लस ऑप्शनल। तो 5 घंटे का ये था। फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने लंच टाइम 3 से 5 फिर कुछ पढ़ना है, GS 1 2 भी कुछ पढ़ना है, फिर ब्रेक, फिर 6 से लेकर 9 तक फिर पढ़ना है। मतलब मेरा पढ़ाई था 8 से 10 घंटे डेली का। भले ही वो थोड़ा प्रीलिम्स का बढ़ गया, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने जो एग्जैक्ट पढ़ाई करी है वो पढ़ी है 2.5 साल। और लास्ट टाइम में मेरी हेल्थ इतनी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं पेपर में जाके बैठ सकूँ। लास्ट मैंने बात करी 9 तारीख को अपने भैया से, जो मेरे एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, कि उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट मैक्स कैन हैपन, जहाँ से नहीं होगा। तो मेरा मोटिवेशन एग्ज़ाम में यही था कि मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं बैठ नहीं पाऊँगा। मैं टेबल के अंदर बैठा, मेरा मानना था कि होना तो है नहीं, व्हाट मैक्स कैन हैपन, नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जैसा कि मैंने सुना था कि आपने क्वेश्चन भी छोड़ दिया मेंस में, बावजूद भी आपका सिलेक्शन हुआ। ये मैंने बार बार कहा है कि मैंने क्वेश्चन छोड़ने 170 मार्क्स के मेंस में, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं पूरे एग्ज़ाम में अकेला बैठा हुआ था। मेरी इतनी बुरी हालत थी, उल्टी वॉमिटिंग हो रही थी कोविड के कारण। लेकिन मेरा सिलेक्शन सिर्फ हुआ है कंटेंट की दम पे, जो मैंने बनाया था किसी कोचिंग। यानी कि आपको कोविड हो गया था, इसके बावजूद भी आप पेपर में बैठे, तब जा करके सिलेक्शन हुआ। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि पेपर नेक्स्ट ईयर आएगा, लौट आओ। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने तब इतना नोट्स बनाए हैं, मैंने 2-4 पढ़ लिया है,
एक बार देख के आते हैं कि एग्ज़ाम होता कैसा है अंदर से। मेरा सच में यही मोटिवेशन था कि व्हाट मैक्स कैन हैपन, इस साल तो नहीं होगा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, नेक्स्ट ईयर मेंस लिखेंगे बनना। लेकिन मैं कहूँगा मेरा चयन सिर्फ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट की दम पे, मेरी स्किल्स की दम पे मैंने जो इंटीग्रेट की थी। लाइक मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, रेगुलेटरी, उसके लिए मेरे कुछ कीवर्ड्स थे, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, सबका साथ सबका विकास, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मैंने कीवर्ड्स मास्टर कर लिए थे अपने कंक्लूजन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैंने सिर्फ मेरा जो 807 नंबर आए हैं आफ्टर लिविंग द क्वेश्चन 170 मार्क्स, सिर्फ कंटेंट की दम पे और द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ द आइडियाज़, सिर्फ इसकी बदौलत ही मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए हैं। मेरे फॉर्चुनेटली मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। सर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो? मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं इंटरव्यू में ही था, अच्छा। क्योंकि मैं जहाँ मॉक देने गया उन्होंने कहा था कि आप इतने ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप इतने छोटे शहर से आते हैं, अच्छा कॉलेज भी नहीं है, तो आपके मार्क्स 200 नंबर आएंगे आपके। लेकिन जब मेरे नंबर मैंने देखे इंटरव्यू में, मेरे 154 मार्क्स से इंटरव्यू में, ओनली 154, तो थर्ड लोएस्ट है पूरी लिस्ट में। तो मुझे लगा, मैंने फिर बाद में एक ही बात मानी कि मेंस इज़ द ओनली रियलिटी इन दिस एग्जामिनेशन, मेंस ही रियलिटी, बाकी सब मिथ्या है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, कभी आपके 200 नंबर आएंगे, कभी आपको 150 नंबर भी ना आए। मतलब किसी इंसान की पर्सनालिटी में कैसा इतना कैसे वेरिएशन हो सकता है कि एक बार उसके 190 आ रहे हैं, फिर उसके 140 आ रहे हैं, ऐसा होता है ऐसा कई लोगों के साथ। तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ ऑफली तैयार करें मेंस परीक्षा की, आप इंटरव्यू रिलाय मत करिए। और इंटरव्यू इज़ अबाउट नोइंग योर सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। इसके लिए आपको जहाँ आपको मौका मिले स्टेज पे जाने का, प्लीज़ स्टेज पे आप जाइए। मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, इसके कारण से मेरी पर्सनालिटी थी जैसे ग्रूम नहीं हो पाई, शायद मेरे इतने कम नंबर आए हैं। तो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको जब मौका मिले स्टेज पे जाने का, जहाँ परफॉर्म करने का, प्लीज़ आप करिए, इससे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम होगी। नए एस्पिरेंट, कई सारे एस्पिरेंट, मतलब ऐसे एस्पिरेंट, नए एस्पिरेंट नहीं, जो दिल्ली में रह रहे हैं सर, अभी 4-5 अटेम्प्ट उनका निकल चुका है, अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सर सेम स्ट्रेटजी प्री की मैं वापस दोहराऊंगा उसको, आप R&D करिए PYQs के ऊपर कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे। जनरली जो पूछते हैं वो पढ़ते नहीं है लोग, वो पढ़ते हैं कोचिंग वाले क्या पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ उस पर आप R&D करिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, उनकी ट्रिक्स समझिए। जो मैंने बताई है 8 वीडियो से फोरम आया इसकी प्रीलिम्स के लिए, उनको आप देखिए, उसका आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं लिटरली मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली है, तो आपको शायद उससे हेल्प मिलेगी। और थोड़ा सा लक मैटर करता है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टडी से जाएंगे कि इतने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी की, इकोनॉमी के, मुझे इन्हें मास्टर करना है, तो आपको नंबर लाने हैं 90, ना कि 150। और 90 नंबर आपके आ जाएंगे से पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और सम पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट से। साइंस टेक का एस क्या होता है मुझे आता नहीं पता है, मैंने प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन नहीं छुए, मेंस में क्वेश्चन नहीं छुए साइंस एंड टेक, मुझे उसमें मास्टरी नहीं थी, तो मैंने उसके बजाय बाकी जो मैं एक्यूरेसी बढ़ाई अपनी। तो ज़रूरी नहीं है सब में मास्टर हूँ आप, लेकिन आप मास्टर रहिए कुछ चीज़ों में, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट में। और आई विश कि डेफिनेटली जब आप एग्ज़ाम दें आप सक्सेस हों, और आप अगले साल जब आप मिलें तो आपके साथ मिलें और आप उनका इंटरव्यू कर रहे हों। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए आमतौर पे कितना समय लगता है? देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा सिलेबस को पढ़ने में पूरा, देखिए मेरा ये मानना है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक प्रोसेस है। और एक जब आपका आ जाएगा थ्रेशोल्ड कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम हो चुकी है, आपकी पर्सनालिटी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि समाज को आपके एग्जाम्पल यह है कि एक क्वेश्चन था मेंस में कि अच्छे कैरेक्टर के युवा पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन डिमांड हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन सोसाइटी, आपकी समाज के लिए कैसी दृष्टिकोण आपका है। तो जब तक आपका सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं होगा, तो यूपीएससी किताबी एग्ज़ाम नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप आंखों कान खुली रखिए, सिलेबस को पढ़िए, अखबार को पढ़िए और विशेष को पढ़िए। आप प्लीज़ ना जाएँ करंट अफेयर, ये करंट अफेयर क्या होता है, वो करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर ना कि करंट अफेयर से। तो आप बेसिक्स पे स्टिक रहिए प्लीज़, बेसिक किताबें, सिलेबस, PYQs और अखबार, न्यूज़पेपर्स, डेट्स इट, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, जैसे कि आप बताए थे कुछ टेलीग्राम के बारे में आपने बता दीजिए, कोई एस्पिरेंट, नए एस्पिरेंट डायरेक्ट आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि चूँकि मेरी जर्नी में काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प करी है, सीनियर्स ने, ब्रदर्स ने, ऑफिसर्स ने, तो अब मेरा टर्न है ये किसी की हेल्प करने का। तो मेरा चैनल का नाम है मृदुल शिवहरे AI247, टेलीग्राम चैनल है। दे दूंगा डिस्क्रिप्शन उस पर मैंने सारे नोट्स डाल दिए हैं, अपने नोट्स डाल दिए हैं, मैंने जितने भी कुछ कलेक्ट किया था एग्जामिनेशन में, मैं सब कुछ उस पर अपलोड कर दिया है। और साथ में डालिए टेलीग्राम की लड़िए कॉन्टैक्ट लिंक, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड आई विश दैट कि जब नेक्स्ट ईयर आप फ्लाइंग के साथ सक्सेस हो एग्जामिनेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।